हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज की साइंस की क्लास नंबर 18 स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन और अन्य सभी एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं साइंस की। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लास में आप लोगों को ओवरव्यू दिखाते हैं कि इस क्लास में कौन कौन सी टॉपिक जो है आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले आपको टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और इसका आंसर जो इस क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे है रोगों से प्रभावित होने वाले जो प्रमुख अंग है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वैज्ञानिक कारण से संबंधित, जो वैज्ञानिक से रिलेटेड यानी वैज्ञानिक कारण से संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये कुछ देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर की साइंस की सभी क्वेश्चन है जो कि आपको वन लाइनर टाइप में है, तो इसे सब लोग देखते चलेंगे सभी क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा क्या, मॉडल सेट क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में देखेंगे टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद फिर लास्ट में अपन क्या देखते हैं, एमसीक्यूज देखते हैं। तो ये है आपका पैकेज, जो कि इसमें आपको देखने को सभी चीज़ देखने को मिलता है। साइंस की सभी के सभी टॉपिक आपको देखने को कवर हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिलेंगे और बहुत चीज़ आपको रिवीजन भी होते चलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए है टेस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है घर के बिजली का जो बिल है किसके आधार पर आता है ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा और इसका पीडीएफ में आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। रोगों से प्रभावित होने वाले प्रमुख अंग है, जो शारीरिक अंग रहता है, उसके बारे में देखते हैं। तो इस साइड आपका रोग लिखा हुआ, जैसे कि चेचक। चेचक से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, यानी कि जब चेचक रोग होता है तो व्यक्ति का संपूर्ण शरीर जो है क्या होता है, प्रभावित होते हैं। आगे है इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा से श्वसन तंत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो श्वसन तंत्र प्रभावित किससे होता है, इन्फ्लुएंजा से, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है खसरा बीमारी। ठीक है ना, जो खसरा होता है इससे भी संपूर्ण शरीर जो है क्या होता है, प्रभावित होता है। तो चेचक से और खसरा नामक जब रोग होते हैं तो इसमें पूरे के पूरे जो शरीर है वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया और अस्थमा। ठीक है ना, डिप्थीरिया और अस्थमा इससे श्वास नली में प्रभावित आता है। किसमें आता है, श्वास नली से प्रभावित होते हैं, किसे, डिप्थीरिया और अस्थमा नामक रोग से। नेक्स्ट है आपका मेनिंजाइटिस। ठीक है ना, मेनिंजाइटिस जिसको संबंध है किससे, मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है ना, तो मेनिंजाइटिस जो रोग होता है वो मस्तिष्क को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका हर्पिस। तो हर्पिस नामक जो बीमारी है इससे त्वचा प्रभावित होती है, यानी मानव शरीर के जो त्वचा होते हैं, यानी कि जो जिसे चमड़ा बोलते हैं अपन लोग, वो क्या होता है, प्रभावित होते हैं इससे। तो त्वचा प्रभावित होने वाला रोग कौन है, तो हर्पिस नामक रोग है। ठीक है, चलिए आगे है कालाजार। कालाजार नामक जो रोग है इससे अस्थि मज्जा जो होते हैं क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है ना, तो अस्थि मज्जा प्रभावित होता है किससे होता है, कालाजार नामक रोग से। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो रोग से प्रभावित संबंधित अंग है, इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन रहेगा आपका वैज्ञानिक कारण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई देता है। तो क्यों नीला दिखाई देता है, तो इसका कारण है क्या, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाते हैं, तो क्यों टिमटिमाते हैं ये बताना। ठीक है, चलिए तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण। ठीक है ना, वातावरणीय अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है बिजली के कारीगर। ठीक है ना, जो बिजली के कारीगर रहते हैं हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं, क्योंकि, यानी कि जो बिजली के कारीगर रहते हैं तो हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है कि रबड़ विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यानी कि रबड़ से जब दस्ताने पहनते हैं तो उससे करंट नहीं लगता, यानी कि विद्युत का कुचालक होता है रबड़, इसलिए जो बिजली के कारीगर हैं वो क्या पहनते हैं, तो रबड़ के दस्ताने पहनते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि, तो क्यों नहीं सोना चाहिए, तो इसका आंसर है पौधे जो हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि CO2 छोड़ते हैं। ठीक है ना, तो CO2 छोड़ते हैं, इसके लिए, इसके कारण हम लोगों को, यानी कि व्यक्ति को, यानी कि लोगों को पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, तो इसका कारण है सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है, जलने लगता है। तो सोडियम जो क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और यह जलने लगता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो जैसे ही वायुमंडल में आएगा, यानी कि वातावरण में आएगा, तो वातावरण तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा और जैसे ही ऑक्सीजन में सोडियम आता है तो क्या होता है, जलने लगता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत फिलामेंट। विद्युत बल्ब का जो होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि
तो विद्युत बल्ब है, इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो क्यों बना होता है? तो इसका कारण है इसका गलनांक जो होता है क्या होता है? बहुत उच्च होता है। बहुत उच्च गलनांक होने के कारण क्या होता है? इस टंगस्टन को बनाया जाता है, इसका क्या? फिलामेंट बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिजली की चमक पहले दिखाई देती है। ठीक है ना, जब बिजली चमकता है तो उसकी चमक पहले दिखाई देती है, जबकि गर्जन यानी कि आवाज़ जो है वो बाद में सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है यह कि प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि की गति से क्या होता है? अधिक होता है। तो प्रकाश की गति अधिक होता है, तो जब चमकता है बिजली तो पहले प्रकाश यानी कि चमक दिखाई देता है, उसके बाद में ध्वनि यानी कि गर्जन सुनाई देता है। ठीक है, तो इसका कारण है कि प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि की गति से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो ये था वैज्ञानिक कारण से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रीवियस ईयर की सभी क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर है और सभी के सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर देखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जब आंख में धूल चली जाती है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है नेत्र श्लेष्मा। ठीक है ना, नेत्र श्लेष्मा जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं। ठीक है ना, कंजंक्टिवा कहते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो नेत्र श्लेष्मा बोलते हैं इसे भी। ठीक है, तो दोनों नाम आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये वाली थोड़ा सा खतरनाक नाम है। ठीक है, नहीं चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन जो होता है वो किसकी मदद से होता है? तो कौन सा हार्मोन होता है ये बताना है। ठीक है, तो बच्चे जब दूध पीते हैं तो स्तनों से दूध का जो निष्कासन होता है वो किसकी मदद से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है, इसके कारण यह स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उसके कारण स्तनों से क्या निकलते हैं? दूध निकलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन जो है सामान्यतः कहाँ होता है? तो ये होता है डिंब वाहिनी नली में। ठीक है ना, डिंब वाहिनी नली जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है ना, तो डिंब वाहिनी नली जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं वहाँ पर क्या होता है? सामान्य निषेचन होते हैं सामान्यतः। ठीक है, चलिए आगे कृत्रिम वीर्य सेचन। ठीक है ना, कृत्रिम वीर्य सेचन का के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है या रखा जाता है ये बताना। ठीक है, तो कृत्रिम जो वीर्य होते हैं उसका सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित रखा जाता है ये बताना है। तो द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। किसमें रखते हैं? द्रव्य नाइट्रोजन में रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे किस पादप का पुष्प जो है वो सबसे बड़ा होता है? तो कौन सा पादप है यानी कौन सा पौधा है जिसका फूल यानी कि पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो ये होता है रेफिलेशिया का। किसका होता है? रेफिलेशिया का। ठीक है, चलिए आगे है असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो असत्य फल कौन कौन है मुख्य रूप से ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नारियल, कटहल, सेब। ये सभी के सभी क्या होते हैं? असत्य फल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? नारियल, कटहल और सेब सभी किस में आते हैं? तो असत्य फल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है किसी वृक्ष की आयु पता कैसे चलती है ये बताना है। तो किसी भी वृक्ष है उसकी आयु कैसे पता करते हैं? तो उसके जो बलय रहता है ना उसको गिनकर करते हैं। ठीक है ना, तो उसके बलय को गिनकर उसकी आयु का पता लगाया जाता है। किसको? किसी भी वृक्ष के। चलिए नेक्स्ट है जल संवर्धन जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है ये बताना है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है या जल संवर्धन क्या है? तो जल संवर्धन का मतलब होता है बिना मिट्टी के पादप को उगाना, यानी कोई पौधा है जिसे बिना मिट्टी के ही उगा लेना उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, यानी कि जल में उगाते हैं सिर्फ, या जल संवर्धन करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है क्या कि उसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, पौधे को ऐसे ही यानी कि पानी में ही उगा लेते हैं उसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड है, तो आगे है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो कोई भी बच्चा होता है उसका लिंग जो निर्धारण होता है वो किससे संबंधित होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से यह संबंधित होता है, यानी कि यह जो निर्भर करता है बच्चे का लिंग वो पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर होता है। ठीक है, चलिए और टोटल जो गुणसूत्रों की संख्या होते हैं, आगे क्वेश्चन ही है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं, और यदि जोड़े में पूछे तो टोटल कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है ना, 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र मनुष्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो मक्का को मुख्य भोजन की अनाज मुख्य रूप से वो अनाज की जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, जैसे अपन लोग चावल लेते हैं या फिर गेहूं लेते हैं, उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं तो उनमें से किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका विटामिन B1। ठीक है ना, विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है यदि कोई व्यक्ति मक्का का मुख्य रूप से क्या करता है, मक्का जो है उसका मुख्य रूप से अनाज को अपना आहार में वह लेता है। तो ठीक है, चलिए आगे है किसी सदिश का परिमाण। ठीक है ना, किसी सदिश का परिमाण
कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है? तो कोई भी सदिश राशि है उसमें कभी भी परिमाण जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? तो वह ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कपास रेशा किससे प्राप्त होता है ये बताना। तो कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो यह बीजों से प्राप्त होता है। किससे होता है? बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, ठीक है ना। जो ताजे मूत्र होते हैं उसमें गंध नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। तो उसमें जो जीवाणु रहते हैं वो यूरिया क्योंकि जीवाणु जो है जीवाणु के द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है, यानी कि जो यूरिया रहता है उसे अमोनिया में चेंज कर दिया जाता है, इसलिए वह गंध आने लगता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ये है आपका मॉडल सेट क्वेश्चन की टॉपिक, ठीक है। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर, तो इसे भी देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले है किस मछली में सल्क नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा मछली है जिसमें सल्क नहीं होता? तो वह है कैट फिश, ठीक है ना। तो कैट फिश में क्या होते हैं? सल्क नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो मछली है वो जल में क्यों नहीं डूबती है? तो बाता बसय, ठीक है ना। बाता बसय के कारण, किसके कारण? बाता बसय के कारण यह जल में नहीं डूबती है, ठीक है। चलिए आगे है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया है? तो ये बताना, ठीक है। तो सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो इसका नाम क्या है? तो इसका है WM स्टेनले, ठीक है ना। WM स्टेनले के द्वारा यह किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आनुवंशिकी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। और यह किस पौधे पर शोध किए थे? तो यह किए थे मटर के पौधे पर, ठीक है ना। तो मटर के पौधे पर यह शोध किया गया था। चलिए आगे है लिटमस किसमें मिलता है? तो लिटमस जो है वो किसमें मिलता है? तो यह लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। चलिए आगे क्वेश्चन है मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो मलेरिया की जो दवा होता है वो किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है किससे? सिनकोना वृक्ष से। क्या से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से, ठीक है ना। और इसका दवा का नाम क्या होता है? तो कुनैन होता है, ठीक है ना। कुनैन होता है जो कि सिनकोना के वृक्ष यानी कि उसके छाल से यह मिलता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ठीक है ना। अफीम जो एक क्या है? पादप उत्पाद है। ये किससे प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यह किससे प्राप्त होता है? तो यह होता है सूखे लेटेक्स से। किससे होता है? सूखे लेटेक्स से यह प्राप्त होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त किया जाता है? तो कॉमर्शियल काग जो होता है वो किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ये होता है बलूत यानी कि ओक के छाल से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो पश्मीना जो है क्या है? एक ऊन का टाइप है जो कि बकरी से प्राप्त होता है। और कौन सी बकरी होता है? कौन सी नस्ल के होते हैं? तो ये होता है चेंगथंगी, ठीक है ना। चेंगथंगी नामक जो होता है क्या होता है? एक नस्ल होता है, वो बकरी का होता है और उससे पश्मीना ऊन क्या होता है? प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे है मवेशियों में बांझपन, ठीक है ना। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो ये होता है बेंग रोग के कारण। किसके कारण? बेंग रोग, ठीक है ना। मवेशियों में बांझपन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण यह होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो ये होता है सिरोसिस, जिसे सूत्रण रोग भी कहते हैं, ठीक है ना। सूत्रण रोग से यह मरते हैं जिसे सिरोसिस बोलते हैं। तो दोनों को दोनों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपका देखते हैं MCQs क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो ये था वन लाइनर क्वेश्चन जो कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप सभी को वीडियो को रिवीजन कीजिएगा और देखिएगा भी जरूर, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने जाना है दोस्त, तो रिवीजन आपको जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आप MCQs क्वेश्चन, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, देखिएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं जितने भी क्वेश्चन है उसमें से, ठीक है। चलिए आगे है, देखते हैं क्वेश्चन पहला है जो कि MCQs का है, जिसमें बोल रहा है क्या? अंकुरन के समय, ठीक है ना, अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, ये बताना, ठीक है ना। तो अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि बीज पत्र क्या करता है? बीज पत्र। अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो वो बीज पत्र करता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पादप पक्ष का अवरोही यानी कि डिसेंडिंग भाग जो होता है, यानी अवरोही भाग जो होता है, जो मृदा नीचे की ओर और उसके अंदर वृद्धि करता है, मूल तंत्र या जड़ तंत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो पादप अक्ष का अवरोही भाग जो नीचे मृदा की ओर और उसके अंदर वृद्धि करता है, ठीक है ना, मृदा के अंदर मूल तंत्र या जड़ तंत्र वह कहलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जब बीज अंकुरित होता है
तब सबसे पहला अंग होता है उसे क्या कहते हैं, मूलांकुर निकलता है। क्या निकलता है, मूलांकुर, ठीक है ना, मूलांकुर निकलता है। मूलांकुर वृद्धि करके प्राथमिक अथवा मुसला जड़ बनाता है। तो मूलांकुर ही आगे वृद्धि होता है और प्राथमिक यानी कि प्राइमरी अथवा मुसला यानी कि टाइप जड़ बनाता है, ठीक है ना। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्राथमिक जड़ किससे बनता है, तो वह मूलांकुर से बनता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है ना, ठीक है ना। तो कौन सी बीमारी है जो वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि हैजा। हैजा रोग जो कि माध्यम जिसका वायु से यह नहीं फैलता, बाकी तपेदिक, सामान्य जुकाम, निमोनिया, ये सभी के सभी जो है क्या है, वायु यानी कि हवा से फैलती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तपेदिक जिसे ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, सामान्य जुकाम तथा निमोनिया, तीनों बीमारी वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, ठीक है। जबकि हैजा जो होता है यानी कि कोलरा जिसे बोलते हैं, कोलरा बोलते हैं, वायु के माध्यम से नहीं फैलती, यानी कि हैजा जो होता है वो वायु के माध्यम से क्या होता है, नहीं फैलता, ठीक है ना। हैजा किससे होता है, तो हैजा जो होता है वो किससे होता है, तो दूषित पानी पीने वगैरह से होते हैं ये, ठीक है ना। चलिए जीवाणु से होता है हैजा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे पादप जगत यानी पौधे के जो जगत होते हैं उसके उभयचरों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, उसे क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइटा जो पादप जगत है उसे उभयचर के रूप में भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, चलिए देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं क्योंकि भूमि पर जीवित रहते हैं, परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। यह जो जीवित रहता है वो किस पर रहता है, भूमि पर रहता है, लेकिन जब लैंगिक जनन करना हो, ठीक है ना, तो लैंगिक जनन के लिए किस पर जाता है, तो जल पर यह निर्भर होता है, यानी कि जल और भूमि दोनों पर रहता है, उसी को तो उभयचर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेढक है ना, तो मेढक क्या होता है, उभयचर होता है, वो जल में भी रह लेता है और उसके बाद फिर क्या आपको भूमि पर भी रह लेता है, तो मेढक भी उभयचर में आता है। इसी प्रकार से भूमि पर जीवित भी रह लेता है कौन, ब्रायोफाइटा जो पादप जगत के है वो, और लैंगिक जनन चाहिए तो वह जल पर निर्भर होता है, यानी कि दोनों पर यह रह लेता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं उभयचर बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है ये बताना है, ठीक है ना। थोड़ा सा खतरनाक नाम है लेकिन ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, इसे ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए तो ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे है, तो यह आपका संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हड्डी से यह संबंधित है। किससे संबंधित है, हड्डी से संबंधित है ऑस्टियोपोरोसिस रोग, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी रोग है। कौन सी रोग है, हड्डी रोग है, जो तब होता है जब शरीर में बहुत अधिक हड्डी खो देता है, ठीक है ना। बहुत अधिक जो हड्डी होता है क्या होता है, खो देता है, तब होता है कौन सी रोग, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, अथवा बहुत कम हड्डी बनाता है तब, ठीक है, अथवा दोनों में हो सकता है, ठीक है। परिणामतः हड्डियाँ क्या होता है इसके कारण कमजोर रहती है। यदि हड्डी बहुत ज़्यादा खो देगा या हड्डी कम बनेगा तो हड्डी क्या रहेंगे, कमजोर रहेंगे, जो कि सामान्य रूप से गिरने से या गंभीर मामले में छींकने से या मामूली टक्कर से क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि जब कमजोर रहता है तो, ठीक है ना। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है उसका अर्थ होता है क्या, छिद्रपूर्ण हड्डी, ठीक है ना। तो छिद्रपूर्ण हड्डी जो होता है वो किसका संबंध किससे है, तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग से संबंधित है। तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन कभी आ जाए कि छिद्रपूर्ण हड्डी का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है ना। तो निम्न में से किससे है, तो ऑस्टियोपोरोसिस से है, ठीक है ना। चलिए और या फिर बोल दें कि छिद्रपूर्ण जो हड्डी है उसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, निम्न में से क्या होता है, तो इसमें हड्डियां क्या होते हैं, कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला एक कवक रोग नहीं है, ठीक है ना। कौन सा जो कवक रोग नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि साइट्रस कैंकर, ठीक है ना। साइट्रस कैंकर जो है वो निम्न में से क्या है, पौधों में होने वाला एक कवक रोग नहीं है। बाकी गेहूं में जो कीट रोग होता है वो कवक से होता है। गन्ने में लाल सड़न जो होता है, जब गन्ने खाते हैं तो देखिए उसमें बीच में क्या रहेगा, रेड रेड टाइप का रहता है, ठीक है ना। तो वो जो होता है वो भी कवक से होते हैं, ठीक है। आगे है अंकुर का आर्द्र पतन, ठीक है ना। जो अंकुर का आर्द्र पतन होता है ये भी क्या होता है, कवक के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर है क्या, ऑप्शन बी, साइट्रस कैंकर जो है वो पौधों में कवक से होने वाला रोग नहीं है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। साइट्रस कैंकर जो कि किससे होता है, जीवाणु से होता है। जैथोमोनस सिट्री सबस्पे के कारण होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैथोमोनस सिट्री सबस्पे के कारण यह होता है, जो कि क्या है, जीवाणु के कारण, ठीक है ना। तो साइट्रस कैंकर किससे होता है, तो यह जीवाणु के कारण होता है। यह खट्टे पौधे की पत्तियों, टहनियों और फलों को प्रभावित करता है।
जिससे पत्तियां क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। यह जो रोग है यानी कि साइट्रस कैंकर जो होता है वो किस में होता है, खट्टे फल में। जैसे साइट्रस जो पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल वगैरह तो खट्टे चीज में पाया जाता है, इसी सब ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है ना। जैसे कि नींबू के या आंवला के जो पेड़ होते हैं जो क्या होते हैं, खट्टे पौधे होते हैं सभी, ठीक है ना। चलिए, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो साइट्रस कैंकर किससे होता है, तो यह जीवाणु से होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया, ये बताना। तो पोलियो का टीका विकसित किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि जोनास एडवर्ड साल्क के द्वारा विकसित किया गया था पोलियो का टीका। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पोलियो का टीका जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे, क्या थे, अमेरिकी विज्ञानी थे, जो कि कौन थे, जोनास एडवर्ड साल्क, जो कहाँ के थे, अमेरिका के थे। विषाणु विज्ञानी थे, क्या थे, वायरस विज्ञानी यानी कि विषाणु विज्ञानी जिसे बोल सकते हैं, जोनास एडवर्ड साल्क ने विकसित किया था। पोलियो वैक्सीन की घोषणा सर्वप्रथम 1955 में की गई थी। कब किया गया था, 1955 में किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है, ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि अमोनियम सल्फेट। क्या है, अमोनियम सल्फेट। तो कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है, तो अमोनियम सल्फेट को तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमोनियम सल्फेट अमोनिया तथा, ठीक है ना, अमोनिया तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यानी कि अमोनियम सल्फेट जो है वो अमोनिया और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य से जो अभिक्रिया होता है, यानी कि इसके अमोनिया और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो अभिक्रिया किया जाता है उससे प्राप्त होता है अमोनियम सल्फेट प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, तो कौन सा गैस से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि जूल का नियम जो कि गैस से संबंधित नहीं है, जबकि बॉयल का, एवोग्रेडो का नियम, ठीक है ना, चार्ल्स का नियम सभी गैस से संबंधित है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जूल का नियम, ठीक है ना, जूल का नियम, इसके बारे में देख लेते हैं। जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह से तार के प्रतिरोध के कारण इस तार में उष्मा उत्पन्न होती है। क्या होता है, उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। इसे क्या बोलते हैं, जूल के नियम बोलते हैं। इसे जूल के नियम बोलते हैं। उष्मा यानी कि ऊर्जा, जिसका SI मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। तो उष्मा का मात्रक होता है यानी कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जबकि अन्य सभी गैस किससे संबंध, अन्य सभी जो नियम है वो गैस से संबंधित है, ठीक है ना। तो जूल का नियम आप समझ गए और इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा, निम्न में कौन विसरित नहीं होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि मेथी पाउडर जो कि निम्न में से क्या विसरित नहीं होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सन 1883 ईस्वी में ग्राहम ने गैसों के विसरण की गति का नियम प्रतिपादित किया था। यानी गैसों के विसरण का जो गति का नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ग्राहम नामक वैज्ञानिक के द्वारा, जो कि 1883 में किया गया था। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, निम्न में से कौन जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि टाइटेनियम जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टाइटेनियम एक लोहे जैसी धातु है, किसके जैसे, लोहे जैसी धातु है। इसका अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 3.49 से लेकर के 3.59 तथा द्रव्यनांक जो होता है लगभग कितना होता है, 2000 सेंटीग्रेड होता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सॉरी सेल्सियस या सेंटीग्रेड एक ही होता है, ठीक है। तो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्या द्रव्यनांक होता है। इसकी मिश्र धातुएं लौह और अलौह धातुओं के शोधन में काम आता है, ठीक है ना। तो लौह और अलौह धातुओं के शोधन में काम आता है। क्या आता है, इसके मिश्र जो धातु होते हैं वो। यह एक संक्रमण धातु है। कौन सी धातु है, तो यह एक संक्रमण धातु है। यानी कि टाइटेनियम जो तो किस में आता है, तो संक्रमण धातु में आता है, जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में उपस्थित है। तो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में उपस्थित कौन है, तो टाइटेनियम। तो ध्यान रखिएगा, तो टाइटेनियम कहाँ स्थित है, तो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में यह उपस्थित होता है। और यह क्या है, तो संक्रमण धातु भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो मैडम क्यूरी को कौन सी खोज किए थे जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, गलत हो गया, ठीक है ना।
ऑप्शन बी यानी कि रेडियम का खोज किए थे इन्होंने, ठीक है ना। इसका खोज किया था रेडियम का, ठीक है ना, रेडियम का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो रेडियम का जो खोज है वो किया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मैडम क्यूरी जो कि विख्यात भौतिकविद थे और रसायन शास्त्री भी थे, यानी कि दोनों थे, यानी भौतिकविद भी थे और रसायन शास्त्री भी थे। मैडम ने रेडियम की खोज की। विज्ञान की दो शाखाओं यानी कि भौतिकी क्षेत्र यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली वैज्ञानिक है, ठीक है। तो पहली वैज्ञानिक है जिन्होंने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में क्या मिला है, इन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर है पिच ब्लेड, ठीक है ना। पिच ब्लेड किससे संबंधित है ये बताना है। तो पिच ब्लेड का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरेनियम से संबंधित है। यानी कि पिच ब्लेड जो है किससे संबंधित है, तो यूरेनियम से संबंधित है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पिच ब्लेड यूरेनियम से संबंधित है। यह एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज, ठीक है ना, यूरेनियम खनिज और अयस्क है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा कि यह एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क भी है। यूरेनियम को रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में भी जाना जाता है। तो यूरेनियम को किस में जानते हैं, तो रेडियो एक्टिव तत्व में भी जानते हैं, किसे, यूरेनियम को जानते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोल रहा है संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब है डैश, तो उसका वहाँ पर वायु दाब कैसा रहता है, यानी किस प्रकार का रहता है ये बताना है। तो संपीड़न का निर्माण कहाँ होगा, ठीक है ना, उस स्थान पर होगा जहाँ पर वायु दाब निम्न में से क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि जहाँ पर वायु दाब क्या रहेगा, उच्च रहेगा, वहाँ पर संपीड़न का निर्माण होता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पर वायु दाब क्या होता है, उच्च होता है। वायु दाब क्या होता है, उच्च होता है, वहाँ पर संपीड़न का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग कौन नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि ध्वनि। ध्वनि जो है वो अनुप्रस्थ के अंतर्गत नहीं आता, किस में आता है, अनुदैर्घ्य तरंग में आता है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग नहीं बल्कि अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है कौन, ध्वनि। तो ध्वनि धैर्य याद रखेगा, ठीक है ना। ध्वनि धैर्य, धैर्य मतलब क्या, अनुधैर्य, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं ये देखिए। तो अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके कणों के दोलन, ठीक है ना, जिसके कणों के दोलन तरंग संचरण की दिशा में लंबवतः होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश तरंग, ठीक है ना, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग आदि सभी किस में आते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग सभी किसका उदाहरण है, तो ये सभी के सभी अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, एक दो एग्जाम्पल को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा यह है कि अनुप्रस्थ तरंग कहते किसे हैं, तो जिसके कणों के दोलन तरंग संचरण की दिशा में क्या होते हैं, लंबवतः होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान जरूर रखिएगा। और ऐसे भी ध्यान रखिएगा प्रकाश, प्रकाश प्रस्थ, ठीक है ना। तो प्रकाश प्रस्थ, प्रस्थ का मतलब क्या हो गया, प्रकाश से प्रस्थ हो गया, यानी कि देखिए प्रस्थ लिखते हैं प्र आ रहा है, और अनुप्रस्थ भी लिखते हैं उसमें भी प्र आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों को ध्यान रखें, प्रकाश से प्रस्थ, ठीक है ना। तो इसमें प्रस्थ का मतलब अनुप्रस्थ, ठीक है ना। अनु और ध्वनि में ध्वनि धैर्य, ठीक है ना, ध्वनि धैर्य सीधा याद रखेगा, ध्वनि धैर्य, धैर्य का मतलब क्या हो गया, अनुधैर्य, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे, बस आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है। तो तरंग लंबाई जो है, तरंग की जो लंबाई है वो आमतौर पर ग्रीक लेटर होता है, उसमें डैश में दर्शाया जाता है। तो किस में दर्शाते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉरी इसमें भी गलत हो गया है टाइप, तो इसमें सी कीजिएगा, यानी कि लैम्डा, किस में होता है, लैम्डा से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये हो गया ऑप्शन बी और ये हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। लैम्डा से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, लैम्डा से। चलिए देख लेते हैं। तरंग लंबाई ग्रीक लेटर लैम्डा से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो लैम्डा का ये वाली होता है ना, ये वाली चिन्ह, ठीक है ना, तो इससे दर्शाते हैं इसको, तो दर्शाया जाता है लैम्डा से। माध्यम के आधार पर तरंग के प्रकार, पहला जो होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, ठीक है। चलिए तो यांत्रिक तरंग के बारे में देख लेते हैं। तो यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम यानी कि ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। तो यांत्रिक तरंग जो भी होता है वो ठोस, द्रव्य या गैस उसकी माध्यम जरूरी होता है उसके लिए। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं इनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये निर्वात में भी संचारित होते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं, फोटॉन से बनी होते हैं। किसे बनते हैं, फोटॉन से बनी होते हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान जरूर रखेगा, ठीक है ना। तो तरंग दो प्रकार के, एक यांत्रिक और दूसरा विद्युत चुंबकीय। तो यांत्रिक तरंग जो होते हैं उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस कुछ ना कुछ मिलना चाहिए।
लेकिन विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होते हैं वो होते हैं क्या, उसका संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, ये निर्वात में भी क्या कर लेते हैं, संचारित कर लेते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होते हैं वो फोटॉन के बने होते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बिछुआ, ठीक है ना, बिछुआ के पौधों की नोकदार जो पत्तियां होती हैं उसमें डैश होने के कारण चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। तो बिछुआ के जो पौधा होते हैं वो उसके पत्ते जो होते हैं नोकेदार होते हैं, तो डैश यानी किस कारण, क्या होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। तो उसमें कौन सा मान लें कि एसिड पाया जाता है यानी कि अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आप ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि मिथेनोइक एसिड। क्या पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड पाया जाता है किसमें, बिछुआ के पौधे की जो पत्ती होते हैं जो नोकेदार पत्ती उसमें पाया जाता है। या कौन सा एसिड, तो मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। और जब वह पत्ती उसका गड़ता है यानी कि चुभता है तो जलन युक्त क्या होता है, दर्द होता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिछुआ के पौधे जो होते हैं यानी कि नेटल प्लांट जो होते हैं एक जड़ी बूटी संबंधी शाकीय पौधा है। कैसा पौधा है, शाकीय पौधा है जिसकी दांतेदार पत्ती होती है यानी कि चुभने लायक होता है ना, समझ गए कि नहीं, ये होता है। उसके संपर्क में आने से मानव त्वचा में जलन उत्पन्न होकर खुजली सी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें इसकी पत्तियों में फार्मिक अम्ल, ठीक है ना, फार्मिक अम्ल जिसे मिथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं वो क्या रहता है, उपस्थित होता है। तो फार्मिक अम्ल को ही दूसरा नाम है मिथेनोइक अम्ल है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो फार्मिक अम्ल इसी को ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चींटी में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ओन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ओन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि क्या, कैंसर का अध्ययन होता है ओन्कोलॉजी। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओन्कोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर में ओन्कोजीन्स, ठीक है ना, ओन्कोजीन्स का क्या होता है, परिवर्धन होता है। ठीक है ना, ओन्कोजीन्स का क्या होता है, परिवर्धन होता है किसमें, कैंसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन स्ट्रोक से खतरे के लिए एक गौण कारक है, गौण कारक है ये बताना है। तो निम्न में से कौन स्ट्रोक से खतरे के लिए एक गौण कारण है, यानी कि गौण रहता है मतलब रुका हुआ जो रहता है लेकिन उसका कारण होता है ये बताना है। ठीक है ना, चलिए पता नहीं चलता लेकिन उसका कारक वह होता है, तो इसीलिए इसमें कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सॉरी यार बहुत क्वेश्चन गलत टाइप हो गए दोस्त, तो इसमें आपका ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी मतलब कि डायबिटीज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, बाकी इसे सी कर देते हैं। ठीक है, तो इसे एक बार आप सुधार लीजिए, आप भारी मिस्टेक हो गया, इसके लिए आप सभी से सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए कभी कभी टाइपिंग में हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, बाकी आप ध्यान रखिएगा कि निम्न में से कौन स्ट्रोक से खतरे के लिए एक गौण कारक है, तो ये डायबिटीज होता है। ठीक है ना, तो डायबिटीज जो होता है रोग, ये मधुमेह जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, ये इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है ना, बाकी जो डायरेक्ट होता है वो उच्च रक्तचाप, शारीरिक अक्रियता, धूम्रपान, इसमें डायरेक्ट मतलब कि गौण कारक नहीं है, इसमें डायरेक्ट कारण है। लेकिन डायबिटीज जो आता है वो किस में आता है, गौण कारक में आता है। ठीक है ना, तो किसी व्यक्ति का डायबिटीज है उससे भी हार्ट अटैक यानी कि स्ट्रोक आता है, तो इसका एक ये गौण कारण में आता है। ठीक है ना, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो स्ट्रोक से खतरे के लिए मुख्य कारक जो होता है ये तो उच्च रक्तचाप है, शारीरिक अक्रियता, धूम्रपान इत्यादि है। लेकिन डायबिटीज का क्या होता है, गौण कारक है इसका। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, मतलब पता नहीं चलने वाला है लेकिन इसका कारक भी यह है, इसके कारण भी हार्ट अटैक यानी कि स्ट्रोक आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आज की क्लास। आज की क्वेश्चन 18 तक ही समाप्त करते हैं आज की वीडियो यहीं, मिलते हैं फिर कल नए वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और वीडियो में यदि कुछ सुधार करना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।